online platform of Santosi School. Through this video, we start the first chapter of history, class 10. The name of chapter is The Rise of Nationalism in Europe. कि यूरोप में 18वीं शताब्दी में किस प्रकार राष्ट्रवाद जागृत हुआ या किस प्रकार नेशनलिज्म डेवलप्ड हुआ. Nationalism is डिवोशनल फीलिंग टुवर्ड टू आवर नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म. अर्थात हमारे राष्ट्र के प्रति जो देवत्व का भाव है या जो राष्ट्रवाद की फीलिंग है उसे अपन क्या कहते हैं, नेशनलिज्म. ये टॉपिक, ये जो चैप्टर बहुत लेंथी है. देयर आर मैनी टॉपिक्स वी डिस्कस इन दिस चैप्टर. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द नेपोलियन सिविल कोड, द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास, मतलब यूरोपियन सोसाइटी, लिबरल नेशनलिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850. फिर है आपके द एज ऑफ रिवॉल्यूशन बिटवीन 1830 एंड 1848, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिज्म. के किस प्रकार नेशनलिज्म में आर्ट है, म्यूजिक है, लिटरेचर अपना कंट्रीब्यूशन करती है. वी आल्सो डिस्कस द पीरियड ऑफ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट इन यूरोप, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन जर्मनी, unification of Germany and Italy, unification of Britain, the Balkan War and nationalism and imperialism. हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे हाउ नेशनल डेवलप्ड एंड लेटर बिकम इम्पीरियलिज्म. किस प्रकार वह साम्राज्यवाद की भावना बन जाता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इनवाइट करता है. When the chapter start you find a picture made by Frederick Sarajevo. ठीक है, और ही मेड दिस इमेज इन 1848 और ये इमेज शो कर रही है, देखिए. तो फ्रेडरिक सरेजो ही वाज ए फ्रेंच आर्टिस्ट एंड ही 1848 ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विच शो द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. मिस्टर फ्रेडरिक सरेजो ने एक पेंटिंग इमेज बनाई और जिसके द्वारा वो पहली इमेज थी जो नेशनलिज्म की फीलिंग को शो करती है. और इस प्रिंट के द्वारा फेडरेव ने जो अपना सपना है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक स्टेट का, कंट्री का, वो लोगों को डिपिक्ट किया या शो किया. तो द पेंटिंग डिपिक्टेड ड्रीम ऑफ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम मोनार्की रूल, अर्थात राजतंत्र से जो रूल है वो हट गया है, एंड एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक. तो इस पिक्चर के द्वारा जो फ्रेडरिक सरेजो है वह अपने ड्रीम, कौन से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक स्टेट के ड्रीम को शो कर रहे हैं. इट्स आल्सो शो द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. इसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसमें एक टॉर्च है जो इनलाइटमेंट प्रकाश को फैला रही है, एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. उसके एक हाथ में राइट्स है, चाहे जो ह्यूमन बीइंग के जो राइट्स हैं उनका एक चार्टर है, उनकी आज्ञा भी उसके पास में है. नाउ वी डिस्कस सम डेफिनेशंस. एब्सोल्यूट इसका मतलब होता है इट इज़ ए मोनार्किकल रूल या मोनार्किकल गवर्नमेंट हैविंग ऑल द पावर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ओवर. ऐसा राजतंत्र जिसमें सबके पास शक्तियाँ सारी राजा के पास है और उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वह क्या कहलाता है, एब्सोल्यूटिस्ट कहलाता है. फिर है यूटोपियन. ये एक आइडिया है या विजन है, किसका है, सोसाइटी का, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ. ऐसा समाज या ऐसा देश जो आज के ज़माने में या हमारी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो रामयुग था, जो सतयुग, आज पॉसिबल है क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल. नाउ मिस्टर अर्नेस्ट लेनिन ही डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अ नेशन. कि एक नेशन क्या होता है, तो एक नेशन इज ए कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास. कल्मिनेशन का मतलब होता है प्रयास, एंडेवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन. तो एक जो देश है इट इज़ ए कल्मिनेशन ऑफ एंडेवर्स, सेक्रीफाइसेस एंड डिवोशन. उसे हम क्या कहते हैं, नेशंस कहते हैं. उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. द पीपल ऑफ नेशन हैव ए कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट. उन सभी की एक कॉमन ग्लोरी होती है. कॉमन विल इन द फ्यूचर, उनकी एक विल होती है फ्यूचर में. एंड विश टू परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर इन द फ्यूचर. और ये भी वो उनकी विल होती है कि वो फ्यूचर में अपनी कंट्री के लिए डीड्स, मतलब अच्छे काम करेंगे एक साथ मिलकर. तो ये नेशन की डेफिनेशन किसने बताई थी, मिस्टर अर्नेस्ट लेनिन ने. एक नेशन क्या है, इट इज़ ए कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंडेवर्स, सैक्रिफाइसेस एंड डिवोशन. नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर इज
द आइडिया या द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 में होता है और लुई 15 को वहाँ की जनता हटा देती है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज हैं उन्होंने आज़ादी के बाद या कौन कौन से स्टेप्स उठाए। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वह नेशनलिज्म को एक्सप्रेस करने का फर्स्ट एक क्रांति है जिसने क्लियर एक्सप्रेस किया कि नेशनलिज्म इन द वर्ल्ड। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने आपको 3 वर्ड दिए, फ्रीडम, इक्वलिटी या फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड, स्वतंत्रता, समानता एंड भाईचारा। ये जो 3 वर्ड हैं हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिए हैं। फिर जो टॉपिक ये है कि मेजर स्टेप्स व्हाट स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल, कि जो फ्रांस के क्रांतिकारी हैं उन्होंने अपनी देश की जनता में राष्ट्रवाद की भावना को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए, या ये भी हो सकता है टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो सबसे पहले उन्होंने ला पैत्रे ला चीथियों, ला पैत्रे का मतलब होता है द फादरलैंड एंड ला चीथियों का मतलब होता है द सिटीजन। तो दे डेवलप या दे क्रिएट या दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द फादरलैंड एंड द सिटीजन टू डेवलप ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द फ्रेंच पीपल। दे आल्सो इंट्रोड्यूस इक्वल राइट्स, दे आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू ट्राई कलर फ्लैग। फ्रांस में जो पहले फ्लैग था वह ये था रॉयल स्टैंडर्ड, इसकी जगह उन्होंने एक नया ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया जो अगेन किसको रिप्रेजेंट करता है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। फिर द स्टेट जर्नल, जो उनकी स्टेट जर्नल थी उसको रिप्लेस किसने किया, नेशनल असेंबली, और इट इज़ इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन या एक्टिव बॉडी ऑफ सिटीजन। उन्होंने जो स्टेट जर्नल थी जिसमें पहले 3 लोग थे, क्लर्जी, रूलर्स एंड कॉमनर, उसकी जगह उन्होंने नेशनल असेंबली ले लिया और दिस इज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। दे आल्सो कंपोज सॉन्ग्स एंड ओथ to develop the feeling of nationalism among the French people. They also introduced uniform law system in entire country. पूरे कंट्री में एक प्रकार के कानून बने ऐसा सिस्टम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। They also introduced centralized administration system for entire country. पूरी कंट्री के लिए एक centralized administration system उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। They also abolished custom duties एंड ड्यूज ऑफ फार्मर, जो भी टैक्सेस लगते थे कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया और जो फार्मर्स के ड्यूज थे उसको भी उन्होंने रिमूव कर दिया। दे आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू या यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। उन्होंने वेट और मेजरमेंट का भी एक यूनिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एंड फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको फ्रांस की कॉमन लैंग्वेज बनाया। जो भी रीजनल डायलॉग थे या रीजनल भाषाएं थी उन सबको अबॉलिश कर दिया गया। तो ये स्टेप्स फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज द्वारा उठाए गए वहाँ पे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए। एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ला पैत्रे ला चीथियों, फिर इक्वल राइट्स, न्यू ट्राई कलर फ्लैग्स, नेशनल असेंबलीज, सॉन्ग्स एंड ओथ, यूनिफॉर्म लॉ, न्यू सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स, फिर कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज, वेट एंड मेजरमेंट एंड फ्रेंच लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक जैकोबिन क्लब बनता है। तो आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अ क्लब मेड बाय या क्लब मेड इन वेरियस सिटी ऑफ यूरोप और दीज क्लब मेड बाय स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास। क्यों बने? टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द कॉमन पीपल। और these members also called or represent as a friends of freedom and equality। तो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे वह अपने आप को क्या कहते थे? फ्रेंड्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। तो these are club made in various cities of Europe after the French Revolution. Student and educated middle class were the member of these club. Now the next topic is Napoleon Civil Code. After the French Revolution ruler became a France is called Napoleon और he introduced civil code in 1804। बट हम एक सेंटेंस उसका देखते हैं। Impossible is a word to be founded only in a dictionary of fools। नेपोलियन ने वर्ल्ड को बहुत बड़ा सेंटेंस दिया कि द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंडेड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, अर्थात जो असंभव शब्द है वह मूर्खों की किताब में होता है।
हमारे जो विद्वान हैं उनकी किताबों में ये शब्द नहीं है। तो नेपोलियन ने भी फ्रांस में बहुत सारे सिविल कोड्स इंट्रोड्यूस किए। ये फ्रांस का ग्रेट मिलिट्री कमांडर था और एम्परर भी रहा हुआ है 1804 से 1815 तक। ठीक है, तो नेपोलियन ने जो सिविल कोड इंट्रोड्यूस किए या जो भी रिफॉर्म्स किए उन्हें सिविल कोड ऑफ नेपोलियन कहते हैं या सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं। और उसने क्या क्या किया? सबसे पहले एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट्स मीन ऑल आर इक्वल इन आई ऑफ लॉ। ही आल्सो अबॉलिश प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, अर्थात जन्म से जो लोगों को विशेष अधिकार है उसको भी इसने अबॉलिश कर दिया। फिर ही आल्सो सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, इसने राइट टू प्रॉपर्टी उसको क्या किया? सिक्योर्ड किया। ही आल्सो अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, जो ये है यूरोप में जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था उससे फ्यूडल सिस्टम कहते थे। हाईएस्ट पोजीशन पर पोप होते थे, जो रिलीजियस हेड होते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उसके बाद किंग्स, लॉर्ड्स एंड नोबल ये स्टेट के हाई ऑफिसर्स होते थे। फिर नाइट्स ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे एंड लास्ट में फिजेंट्री। तो जो नेपोलियन है उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फिर ही आल्सो अबॉलिश गिल्ड सिस्टम या गिल्ड, जो मर्चेंट का रेस्ट्रिक्शन था ट्रेड के ऊपर उसको भी इसने रिमूव कर दिया। ही आल्सो इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ही आल्सो improve या standardize weight and measurement system and he also introduce a common currency for France। पूरे फ्रांस के लिए इसने कॉमन करेंसी को भी इंट्रोड्यूस किया। तो ये नेपोलियंस के मेजर रिफॉर्म्स थे। एक बार इनको हम वापस देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वलिटी एस्टेब्लिश की, प्रिविलेज ऑन बेस्ड ऑन बर्थ अबॉलिश कर दिए, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर्ड किया, फेडरल सिस्टम को अबॉलिश किया, फिर आपके गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को रिमूव किया, रिड्यूस किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, weight and measurement and common currency। Now he also removed the trade restriction। जो भी गुड्स के मूवमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन थे उसको भी इसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो दीज आर द मेन फीचर ऑफ सिविल कोड ऑफ नेपोलियन। फिर है कंडीशन ऑफ यूरोप इन 18th सेंचुरी या मध्य 18th सेंचुरी में यूरोप की क्या कंडीशन थी? वहाँ आज जैसे नेशन वहाँ थे या नहीं थे, वो कंडीशन नेक्स्ट टॉपिक है। तो यही है नो नेशन एंड स्टेट्स। उस समय यूरोप में इन 18th सेंचुरी यूरोप हैड नो नेशन स्टेट एज सीन एट प्रेजेंट। जैसे आज हमें जर्मनी है, फ्रांस है, वो दिख रहे हैं, वैसा कोई भी वहाँ राष्ट्र नहीं था। डचेस एंड कैंटून्स, कंट्रीज ऑफ यूरोप डिवाइडेड इनटू डचेस एंड कैंटून। जिस प्रकार हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस प्रकार यूरोप में भी जो कंट्रीज है वो डचेस एंड कैंटून्स में डिवाइडेड थी। फिर ऑटोक्रेटिक रूल, पूरे यूरोप में उस समय कैसा रूल था? ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश राजा, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं। फिर आपके देखिए कलेक्टिव आइडेंटिटी, पीपल ऑफ दीज स्टेट्स डिड नॉट हैव कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये एक साथ सामूहिक आइडेंटिटी या सामूहिक पहचान से जुड़े हुए नहीं थे, ना उनकी कोई कॉमन कल्चर थी। फिर लैंग्वेजेस, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हर कोई रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलता था। हैब्सबर्ग एम्पायर, पूरे मोस्ट ऑफ पार्ट यूरोप में या ऑस्ट्रिया हंगरी पर इस एम्पायर का क्या था उस समय? रूल था। और हंगरी फॉर एग्जाम्पल, इन हंगरी हाफ ऑफ पॉपुलेशन स्पीक मैगियार लैंग्वेज एंड वाइल हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। अर्थात जो हंगरी की है आधी जनता या हाफ पॉपुलेशन मैगियार लैंग्वेज को बोलती थी और जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है वह अदर लैंग्वेजेस को बोलती थी। नाउ द मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ यूरोपियन सोसाइटी के मिड 18th सेंचुरी में यूरोप की जो सोसाइटी कितने भागों में बटी हुई थी, कौन कौन से उसके सोशल ग्रुप थे? तो सबसे पहले द एरिस्टोक्रेसी, ये जो रॉयल या जो हाई ऑफिसर्स थे या जो वो थे। फिर सेकंड है द मिडिल क्लास एंड द फिजेंट्री। तो इन मिड 18th सेंचुरी यूरोपियन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू द एरिस्टोक्रेसी, द न्यू मिडिल क्लास एंड द फिजेंट्री। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि जो मैक्सिमम पार्ट है वह किसका था? यूरोपियन सोसाइटी का, फिजेंट्री का। नाउ द फर्स्ट ग्रुप इज द एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स वाज सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। जो यूरोप की सोसाइटी थी सबसे डोमिनेंट क्लास कौन थी? एरिस्टोक्रेसी। फिर ये स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप थे, इनकी संख्या वहाँ पर बहुत ही कम थी। फिर देवर द रिच लैंडलॉर्ड एंड ऑनर ऑफ स्टेट्स एंड बिग हाउसेस। ये लैंडलॉर्ड भी थे और बड़ी बड़ी स्टेट्स के ऑनर भी थे और बड़े बड़े हाउसेस के भी ऑनर थे। फिर दे
वे लग्जीरियस लाइफ दे एंजॉय, उनकी जो जीवन शैली थी वो लग्जीरियस थी। दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और दे आर एस्टेब्लिश मैरिज रिलेशन विद ईच अदर, मतलब एक एरिस्टोक्रेट दूसरे एरिस्टोक्रेट से मैरिज रिलेशन के द्वारा जुड़ा हुआ था। तो ये एरिस्टोक्रेट थे। नेक्स्ट है द फिजेंट्री। तो यूरोप की उस समय 80 से 90% पॉपुलेशन किसको बिलोंग करती थी? फिजेंट्री। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूरोप बिलोंग टू द फिजेंट्री क्लास। इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप लैंड was farmed by small farmer, मतलब जो यूरोप का वेस्ट पार्ट था वहाँ पे जो लैंड है वो फार्मर के द्वारा कल्टीवेटेड की जाती थी। एंड इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप द लैंड इज कल्टीवेटेड बाय सर्व्स, जो किराए पे किसान होते हैं उनको सर्व्स कहते हैं। तो ये वहाँ पे फिजेंट्री थी। मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूरोप की फिजेंट्री क्लास से बिलोंग करती थी, और ये कल्टीवेटेड स्मॉल फार्मर या सर्व्स के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट था लास्ट है द मिडिल क्लास। Due to industrial revolution, so due to industrial revolution, a new group emerged in European society, or this is called middle class. Industrialists, businessmen, professionals, educated were the member of middle class society, and the educated middle class adopt the idea of लिबरल नेशनलिज्म। ये लोग थे वो लिबरल नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। तो स्टूडेंट आज जो हमने भी टॉपिक पढ़े थे एक बार हम उनको वापस रिवाइज कर रहे हैं कि हमने देखा कि किस प्रकार यूरोप में, अपन लास्ट में वापस स्टार्ट कर लेते हैं। हमने यूरोप की मेजर सोसाइटी देखी थी, द एरिस्टोक्रेट्स, द न्यू मिडिल क्लास एंड द फिजेंट्री। फिर हमने देखा था कि यूरोप है उसमें जो आपके जो 18th सेंचुरी यूरोप की क्या कंडीशन थी। फिर हमारा टॉपिक था नेपोलियन के सिविल कोड। फिर हमारा टॉपिक था कि व्हाट स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टू क्रिएट ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द फ्रेंच पीपल। थैंक यू स्टूडेंट।